आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। डाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विविधता। डाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विविधता, और इसी डाइवर्सिटी को हमें समझना है। तो डाइवर्सिटी तो हम समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है, क्या है। तो इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, मतलब इंडिया जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग तरह का खाना खाया जाता है, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हर कोई अलग अलग रिलीजन का है, हर किसी का धर्म अलग है। लेकिन अगर हम देखें तो हम सब अलग अलग होते हुए भी एक ही काम कर रहे। कैसे? अगर अगर हिंदू पूजा कर रहा है तो मुस्लिम धर्म का क्या है कि इबादत कर रहा है। अगर हिंदू पूजा कर रहा है तो मुस्लिम धर्म के लोग इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं पे क्रिश्चियन जो है वो भी इबादत करते हैं, चर्च जाते हैं। हिंदू जहाँ मंदिर जाते हैं वहीं मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, और जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं। तो ये जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन उनके करने का ढंग अलग है। तो इसी तरह हुआ कि हम सब काम एक ही करते हैं, बस करने का ढंग अलग है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम विविधता को कैसे समझें? अब डाइवर्सिटी है तो हमें उसे समझने की भी ज़रूरत है कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं। लगभग 200 साल पहले भी जब ट्रेन नहीं होते थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, बसेस नहीं थे, कार्स नहीं थे, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। कैसे करते थे? शिप्स के जरिए करते थे, हॉर्सेस के जरिए करते थे, कैमल्स के जरिए, और खुद पैदल भी चल के जाते थे। मतलब कि पानी जहाज के जरिए करते थे, घोड़ों में बैठकर ट्रैवल करते थे, ऊंट पे बैठकर ट्रैवल करते थे, और पैदल चल के भी जाते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? वो ट्रैवल क्यों करते थे? नई जगह ढूंढने के लिए, नई जमीन ढूंढने के लिए, नई जगह ढूंढने के लिए जहां वो रह सकें, और ट्रेड करने के लिए। पहले के दौर में क्या होता था कि ट्रेडिंग का चलता था कि हम आपको गेहूं दे रहे हैं, आप इसके बदले में मुझे कुछ और चीज़ दीजिए। इस तरह का ट्रेडिंग पहले चलता था। अभी हो गया है कि अब पैसे का दौर हो गया कि एक केजी गेहूं है तो इसका पैसा इतना लगेगा। लेकिन पहले के दौर में क्या था कि ट्रेडिंग चलता था कि हम आपको ये सामान दे रहे, बदले में हम आपको ये सामान दे रहे, बदले में आप हमको ये सामान दीजिए। तो ऐसा ट्रेडिंग चलता था। अब हो गया कि पैसा देंगे तो आप हमको सामान दीजिए, और पैसा नहीं तो सामान नहीं। और यहाँ क्या होता था? दोनों में सामान ही होता था, या सोना का सिक्का मिल गया या जो भी मिल गया, लेकिन ट्रेडिंग ही चलता था। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions become a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures comes something new and different. क्या होता था? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो जिस नई जगह में गए वहाँ का रहन सहन को अपनाते थे, वहाँ की भाषाओं को सीखने की कोशिश करते थे। वहाँ जिस तरह का खाना खाया जाता है उस तरह का खाना खाते थे। वहाँ म्यूज़िक किस तरह का है, धर्म किस तरह का है, इन सब चीज़ों को वो मिक्स कर लेते थे। जो उनका खुद का पुराना वाला है और जो नया वाला है, दोनों को मिक्स करते थे। और इसी तरह ओल्ड और न्यू का मिक्सचर होकर के कुछ हम लोग को
न्यू मिला, डिफरेंट मिला। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, religions became very diverse because of their unique histories. Similar diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. जैसे लोगों का जो रहन सहन का तरीका होता था, जैसे कि कुछ लोग अगर जो लोग समुद्री इलाके में रहते थे और जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे, जो समुद्री इलाके में रहते थे और जो पहाड़ी इलाके में रहते थे, तो दोनों का रहन सहन अलग अलग होता था। समुद्री इलाके के लोग अलग तरह से रहते थे, पहाड़ी इलाके के लोग अलग तरह से रहते थे। तो उनके एरिया पे भी डिपेंड करता था कि वो किस तरह रह रहे हैं, एरिया पे भी उनका डिपेंड करता था। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, is often easy to forget how closely people live are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. अब लोगों के काम पे भी डिपेंड करता है। जो शहरी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट से जाके सामान लाते हैं, ठीक। लेकिन जो लोग गांव के होते हैं वो खुद की सब्जियां उगाते हैं, खुद के अनाज उगाते हैं। लेकिन जो अदर लोग होते हैं, मतलब जो शहरी लोग होते हैं, वो डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे, मार्केट पे वो डिपेंड होते हैं। यानी कि मार्केट जाएंगे तो वहाँ से ग्रेन खरीद के लाएंगे, वेजिटेबल्स लाएंगे और उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो खरीद के लाएंगे। लेकिन गांव के लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं, गांव के लोगों को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अनाज और सब्जियां अपने ही खेत में उगाते हैं। तो इससे भी दोनों में डाइवर्सिटी हो गई। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अब हमें केरला और लद्दाख दो राज्य है, दो स्टेट्स है हमारी कंट्री में, दो पार्ट है समझिए हमारी कंट्री के। लद्दाख जो है वो बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहीं केरल जो है वो पानी वाला इलाका है, समुद्री इलाका है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, ज्योग्राफिकल है और वहाँ डाइवर्सिटी कैसी है, किस तरह का लाइफ किस तरह से लोग रहते हैं, इस चीज़ को हमें जानना है लद्दाख और केरला में। Ladakh is a desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है लद्दाख, जो पहाड़ी इलाका है। और यहाँ very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. बर्फ से ढके होने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटी मात्रा में हो सकती है या फिर बोलो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साल भर क्या होता है कि बर्फ यहाँ ढका हुआ रहता है, बर्फ की चादर ढकी हुई रहती है लद्दाख में। There are very few trees that can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer months. यहाँ के लोग पानी पीने के लिए डिपेंड रहते हैं समर मंथ में। मतलब कि समर मंथ में जब आइस जो है वो मेल्ट होगा, जब पिघलेगा, तो पिघल के जब वो पानी बनेगा समर सीजन में, गर्मी के मौसम में, तब उस पानी को लद्दाख के लोग जमा करते हैं और फिर
उसी पानी को बाकी दिन पीते हैं जब स्नोफॉल होता है। पीपल है कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ के लोग शीप को पालते हैं, गोट्स को पालते हैं और इनसे एक स्पेशल ऊन स्पेशल वूल मिलता है जिसे कहते हैं पश्मीना ऊल। ये काफ़ी महंगा भी होता है और ये पश्मीना ऊल जो है वो सिर्फ लद्दाख में ही मिलता है। जैसे आपने पश्मीना शॉल्स का नाम भी सुना होगा। तो ये क्या होता है, ये बहुत महंगा होता है और पश्मीना ऊल जो है वो जाता है कश्मीर में और फिर कश्मीर में पश्मीना शॉल्स बनते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। और लद्दाख के लोग जो है पश्मीना ऊल को काफ़ी केयरफुली कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। और इस तरह के जो शिप होते हैं तो शिप से जो ऊन मिलता है तो पश्मीना ऊन जो मिलता है पश्मीना ऊल, तो ये सिर्फ वहीं के शिप्स में मिलता है। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and dozos. Yak cows, dozos बोलते हैं, yak cows होते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of trades. यहाँ के लोग दूध और मीट खाते हैं, दूध पीते हैं और मीट खाते हैं और यहाँ के हर फैमिली के पास बकरी गोट्स होती है, काउज होते हैं और डजॉस यहाँ दिया हुआ है याक काउज। लेकिन इन सब के बावजूद क्योंकि यहाँ तो खेती होती नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये जगह अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ भी ट्रेडिंग होती है। किस चीज़ की? पश्मीना ऊल की ट्रेडिंग होती है और ये खुद में भी एक अट्रैक्टिव जगह है और ये अपनी जगह की वजह से भी बहुत अट्रैक्टिव है। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. यहीं से जो है वो तिब्बत का भी रूट निकला है। लोग यहीं से तिब्बत भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो दिया हुआ, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ये लद्दाख का फोटो दिया हुआ है। Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. यहाँ इस्लाम जो है वो 400 साल पहले आया और यहाँ अब मुस्लिम पॉपुलेशन है। Ladakh has very rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibetan national epic and Kesar saga and are performed and sung by both Muslims and Buddhists. यहाँ का एक नेशनल एपिक है केसर सागा जिसे मुस्लिम्स भी गाते हैं और बुद्धिस्ट भी गाते हैं। तो लद्दाख में क्या है? लद्दाख एक माउंटेन एरिया है और यहाँ के लोग पानी पीने के लिए डिपेंड रहते हैं समर सीजन में। जब समर सीजन में आइस मेल्ट होगी तब तो उस मेल्टिंग आइस को, यानी कि जब आइस मेल्ट होगी तो वो पानी में बदल जाएगी, तो उस पानी को लोग रखते हैं और जब स्नोफॉल होता है तब वो लोग उस पानी को पीते हैं। और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ पश्मीना ऊल मिलती है जो बहुत स्पेशल ऊल होती है और बहुत कॉस्टली होती है और यहाँ से ऊल जाती है कश्मीर और फिर वहाँ से पश्मीना शॉल बन के आती है।
जैसे वुमेन वेविंग ए पश्मीना शॉल। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में कि केरल क्या है। केरल इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में केरल है। It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills. यहाँ केरल में क्या है कि एक साइड पानी है और एक साइड पहाड़ है, हिल्स है। और यहाँ क्या उगता है? लौंग, इलायची और जो काली मिर्च होती है उसकी खेती होती है यहाँ, यानी कि पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग और कार्डमम यानी कि इलायची। यहाँ इन सब चीज़ों की खेती होती है हिल्स में। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस टू ट्रेड। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये एक अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेडिंग के लिए। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हेयर। यहाँ सबसे पहले जेविश और अरब ट्रेडर्स आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट एस.टी. थॉमस is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. इंडिया में 2000 साल पहले इंडिया में आए थे क्रिस्ट एस.टी. थॉमस, और उन्हीं इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है यानी कि जो क्रिश्चियन लोग रहते, क्रिश्चियन जो धर्म है यहाँ, ईसाई धर्म, उनका पूरा श्रेय जाता है क्रिस्ट एस.टी. थॉमस को, क्योंकि उन्हीं की वजह से इंडिया में ईसाई धर्म आया है। Many Arab traders also come and settled down here. बहुत से अरब ट्रेडर्स आए यहाँ और आकर बस गए। Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelage in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. 700 साल पहले जब इब्न बतूता यहाँ आए और यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने ट्रैवलेज में लिखा कि यहाँ इंडिया में मुस्लिम्स की काफ़ी रिस्पेक्ट है। मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ही ज़्यादा यहाँ रिस्पेक्ट की जाती है। और उसके बाद फिर वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता भी खोज लिया था। यूरोप से इंडिया आने का समुद्री रास्ता, सी रूट भी ढूंढ लिया था वास्को डी गामा ने। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, हिस्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, जैसे यहूदी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हिंदू है, बौद्ध है, काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज fishing nets and are called chinavla. Even the utensil used for frying is called the china chakti, and it is believed that the word chin could have come from China. The fertile land and climate are suited
suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetable. यहाँ जो यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह होता है, और इसी वजह से इसे चीना वाला भी कहा जाता है। और यहाँ फ्राइंग फिश खाई जाती है जिसे चीना चट्टी भी कहते हैं, और ये विश्वास करते हैं इसमें जो चीना चट्टी में जो चीन है वो चाइना से आया है। और यहाँ की क्लाइमेट की वजह से यहाँ चावल भी उगती है, और यहाँ के अधिकांश लोग चावल, मछली और सब्जी खाते हैं। तो केरला में और लद्दाख में क्या क्या अंतर है? सबसे फर्स्ट डिफरेंसेस क्या है कि लद्दाख पहाड़ी इलाका है और वहाँ स्नोफॉल होता है, जबकि केरला में आधा साइड में हिल्स है और आधे साइड में सी है, यानी कि समुद्री इलाका है। और यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ खेती होती है, जबकि लद्दाख में खेती नहीं होती है। यहाँ किस किस चीज़ की ट्रेडिंग होती है? काली मिर्च, लौंग और इलायची की, जबकि लद्दाख में सिर्फ पश्मीना ऊल की ट्रेडिंग होती है। वहाँ के लोग गाय, भेड़, बकरी पालते हैं, जबकि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि मछली पकड़ते हैं और खेती करते हैं। वहाँ के लोग खाते हैं मीट और मिल्क, जबकि यहाँ के लोग खाते हैं राइस, फिश और वेजिटेबल्स। तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिल गए हमें केरला में और लद्दाख में। इसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew trades to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. जहाँ केरला और लद्दाख में काफ़ी डिफरेंसेस है, जोग्राफिकल फीचर्स में काफ़ी डिफरेंट है दोनों, वहीं पे दोनों का हिस्ट्री लगभग सेम है। कैसे? दोनों ही जगह में चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आए और यहाँ ट्रेडिंग शुरू हुई। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, जैसे केरला में स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता है, मसालों का ट्रेडिंग किया जाता है, वहीं लद्दाख में ऊल का ट्रेडिंग किया जाता है। और इन्हीं सब जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं इन जगहों में। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेरली ए थिंग ऑफ द पास्ट। ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, बल्कि हमारे प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है। हम काम करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहाँ जाके बसते हैं, नई जगह में जाते हैं। जैसे बहुत से लोग को क्या होता है कि गांव में रह रहे, गांव से फिर शहर में जाते हैं, और शहर में क्या होता है कि नई जगह में गए, वहाँ नए लोगों से मिलते हैं, नई भाषाएं सीखने के लिए मिलती है, उनके तौर तरीके सीखने के लिए मिलते हैं। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी भी ये हमारे प्रेजेंट की भी बात है। या फिर अगर ऐसा भी होता है कि हमारे नेबरहुड में ही कोई आया, जैसे कोई हमारे पड़ोस में ही कोई आया, और कोई अगर नया भी आया है और उसका भाषा अलग है, उसका रहन सहन अलग है, तो हम क्या करते हैं
एक दूसरे से घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं और उनकी तरह भी उनकी भाषाओं को भी सीखने लगते हैं धीरे धीरे। इसी तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में एकता। India's diversity has always been recognized at a source of its strength. जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तब women and men from different cultural, religious and religion backgrounds come together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए काफ़ी लोग आए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आए और उन सभी लोगों का अपना अलग अलग बैकग्राउंड था, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते थे, सबका धर्म अलग था, हर कुछ अलग था, लेकिन उसके बावजूद सब एक साथ एकजुट होकर के ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, साथ जेल गए और साथ में काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. ब्रिटिश ने क्या सोचा था, अंग्रेज़ों ने क्या सोचा था कि वो इंडिया को डिवाइड कर देंगे, इंडिया को बांट देंगे। कैसे? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती, बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट है, यहाँ धर्म अलग है, भाषाएं अलग है, बोलचाल अलग है, हर कुछ अलग है। इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि इंडिया को डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने दिखा दिया कि हम भले ही अलग है लेकिन हम अलग होते हुए भी एक साथ, यानी कि हमारी विविधता में भी एकता है। अब यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है, इस सॉन्ग को गाया गया था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, तो अमृतसर में इसे गाया जाता। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो क्या हुआ वहाँ कि अंग्रेज़ों ने तोप चला दिया, बहुत से लोग मारे गए। उनमें ये नहीं था, औरतें भी थे, मेन भी थे और वुमेन भी थी, हिंदू भी थे तो सिख थे, मुस्लिम थे, अमीर थे, गरीब थे, हर कोई था और वहाँ मारा भी गया। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये गाना गाया जाता है उन ब्रेव पीपल की याद में गाया जाता है जिन्होंने बहादुरी से लड़ी जंग। Song the symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside but rather it was something deeper and within its fold, and the width tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, भारतीय एकता जो है वो बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि इसकी गहराई में अगर जाके देखे तो इसमें विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। और इसी तरह नेहरू जी ने हमें
यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया है। तो जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। अब आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन आंसर को करने का। अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगी। तो थैंक यू।